नमस्कार, सबमरीनर इंडियन नेवी रिटायर्ड डायरेक्टर दून डिफेंस एकेडमी देहरादून। दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना 15 अगस्त 2005 को हुई और अब 18 साल कंप्लीट होने वाले हैं। मैं जब इंडियन नेवी में था तो हमारे पास दो ऑप्शन रहते हैं, या तो हम कंटिन्यू सर्विस आगे करें या रिटायरमेंट BRS लेके हम सेकेंड इनिंग या तो शिपिंग में या गवर्नमेंट जॉब में जो हमारा एक सर्विसमैन का कोटा रहता है या कहीं और कुछ और बिजनेस में ट्राई कर सकते हैं। अब क्योंकि मैं शुरू से ही यंगस्टर्स जो हमारी जनरेशन है उनके बीच में रहा हूँ। जब हम इंडियन नेवी में सिलेक्ट हुए थे तो बहुत सारे पूरे हिंदुस्तान से हमारे बैचमेट आए थे और यूथ के बीच में मैंने काम किया और सबमरीन ज्वाइन की थी। तो मैं चाह रहा था मैं कुछ ऐसा काम करूँ, कंटिन्यू मेरी ज़िंदगी जब तक मैं हूँ यंगस्टर के साथ लगा रहूँ, कुछ ऐसा काम मैं करूँ। तो मैं मेरी वाइफ डिस्कस करते थे क्या करा जाए। ये बात है 2003 की। 2005 में मेरा VRS था, या तो मैं आगे करता या मैं रिटायरमेंट ले लेता या मैं कंटिन्यू इंडियन नेवी की जॉब करता। तो मैंने अपनी वाइफ से डिस्कशन किया। फॉर्चुनेटली मेरी वाइफ राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज में पढ़ाती थी बिफोर माई मैरिज, तो एक एजुकेशन को उनको पूरी नॉलेज थी। और उस टाइम पे आपको भी मालूम होगा वो दौर ऐसा था जब ना इंटरनेट था, ना सोशल मीडिया था, मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। तो जो प्रॉब्लम मुझको हुई मेरे टाइम पे जॉब को ढूंढने के लिए, इंडियन आर्म फोर्सेस के बारे में जानने के लिए, मैं नहीं चाहता था कि मेरे आने वाले यंगस्टर को वो प्रॉब्लम हो। तो मैंने सोचा गाइड का काम किया जाए, उनको मोटिवेट करने का काम किया जाए, उनको इंस्पायर करने का काम किया जाए। तो ये सोचकर मैंने होमवर्क करना शुरू कर दिया था 2003 से, और 31 जुलाई 2005 को मैंने इंडियन नेवी से रिटायरमेंट लिया। 8 अगस्त 2005 को मैं सीधे गोल्डन टेम्पल जाके हमने माथा टेका और 15 अगस्त 2005 को मैंने दून डिफेंस एकेडमी की स्थापना करी। जुनून, पैशन और ऐसा ऑरा क्रिएट किया जाए, ऐसी चीज़ क्रिएट किया जाए जो पहले कभी ना हो। आपने देखा होगा उस टाइम पे कोई बहुत बड़े कोचिंग इंस्टीट्यूट नहीं थे, बहुत ज़्यादा कुछ अवेयरनेस नहीं थी। हमारा सबसे पुराना इंस्टीट्यूट था। एक शुरुआत एक छोटे से रूम और एक छोटे से ऑफिस से करी थी, और एक 1 मैन आर्मी था। पढ़ाता भी मैं था, ऑफिस बॉय भी मैं था, कंप्यूटर टाइपिस्ट भी मैं था, पर्चे भी मैं पढ़ता था, क्योंकि उतना ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं थे। आप नया कोई वेंचर शुरू करते हैं तो लिमिटेड बजट रहते हैं। बट जब मेरा पहले काउंसलिंग के लिए मैं पहाड़ों में गया, एक स्कूल जाके, सरकारी स्कूल जाके पहाड़ों में मैंने काउंसलिंग की, और बच्चों में मैंने जब कुछ जुनून देखा, उनको कुछ मालूम ही नहीं था कि कहाँ कैसे आगे बढ़ना है, इंडियन आर्म फोर्सेस कैसे ज्वाइन करना है। तो मुझे लगा जुनून तो है लेकिन उनको नॉलेज नहीं, अवेयरनेस नहीं है। तो उनकी आंखों में वो चमक देख के कि जब उनको पता चला कि 12th के बाद भी कई सारे ऐसे ऑप्शन होते हैं कि वो अपने पैरों पे खड़े हो सकते हैं, और वो चमक देख के मेरे अंदर मोटिवेशन आया कि यस, अगर मैं इसको कंटिन्यू रखूँ तो हो सकता है कि आने वाले कुछ वर्षों में ये पूरे हिंदुस्तान में फैल जाए, जो मैं एक मुहिम चला रहा हूँ। और मुझे आपको बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि वो मुहिम धीरे धीरे रंग लाई, और आज लगभग 18 सालों में 12,500 से ज़्यादा स्टूडेंट्स आज मेरे इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं, और बड़े बड़े रैंक पे। आज ऐसा कोई भी शिप, सबमरीन एस्टेब्लिशमेंट, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है जहाँ आज दून डिफेंस एकेडमी के स्टूडेंट अपना परचम न लहरा रहे हो। जब मैंने इंडियन नेवी ज्वाइन की, जब मैं पढ़ाई कर रहा था, देखिए हर एक बच्चा या हर एक परिवार में ऐसा नहीं होता है कि कोई सिल्वर स्पून के साथ पैदा हो। सबके अपने अपने लाइफ में चैलेंजेस रहते हैं, फैमिली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली, फाइनेंशियली बैकग्राउंड के अकॉर्डिंगली। तो मैं जब पढ़ाई करता था तो मेरी मदर का ध्यान, जब मैं 5 साल का था तब हो गया था। मेरे फादर ने दूसरी मैरिज कर ली थी, और आपको मालूम है थोड़ा सा दिक्कत रहती है। तो मुझे उस टाइम पे जब मैं पढ़ाई कर रहा था तो जॉब की बहुत ज़रूरत थी। मुझे अच्छे से याद है, 12-13 साल का था। मैंने एक कॉमिक्स की शॉप यहाँ पे देहरादून में कॉमिक्स की शॉप लगाई, जब चाचा चौधरी, पिंकी, बिल्लू, ये सब को कॉमिक्स चलती थी। तो मैं कॉमिक्स की शॉप करता था, साथ साथ पढ़ाई करता था, और फिर छोटी मोटी जॉब करी। तब मैंने एक बार जब मैं मार्केट में ऐसे घूम रहा था तो मुझे इंडियन नेवी का फॉर्म लटका हुआ दिखा। पहले, अब तो ऑनलाइन सब कुछ अप्लाई होता है, पहले फॉर्म निकलते थे। तो मैंने सोचा अगर ये फॉर्म मैं भरता हूँ और मैं इसमें निकल जाता हूँ तो मुझे मेरी ज़िंदगी में एक ठहराव आ जाएगा, मुझे फाइनेंशियली फिर दिक्कत नहीं रहेगी, फिर मैं आगे कुछ और कर सकता हूँ। तो मैंने इंडियन नेवी का फॉर्म भरा, और मैं पढ़ने में ठीक था। मेरा पहली बार में सिलेक्शन हो गया। उस टाइम पे उत्तराखंड नहीं, यूपी था।
उत्तर प्रदेश था, तो हम पूरे उत्तर प्रदेश से सिर्फ 4 लड़के सेलेक्ट हुए थे इंडियन नेवी में, मैं उनमें से एक था। तो जो आपने अभी सवाल किया कि क्या रीज़न है क्या है, तो मैं समझता हूँ कि आज भी बहुत सारे ऐसे नवयुवक हैं, लड़के लड़कियाँ हैं जो आगे 12th के आगे पढ़ाई करने में सक्षम नहीं है। इसलिए नहीं कि वो पढ़ने में ठीक नहीं है, इसलिए कि उनकी फैमिली बैकग्राउंड या फाइनेंशियल बैकग्राउंड उनको इतना सपोर्ट नहीं करता कि वो आगे फर्दर पढ़ाई कर सकें, इंजीनियरिंग कर सकें, मेडिकल कर सकें या ग्रेजुएशन कर सकें। तो बहुत सारे अभी भी ऐसा यूथ ऐसा है जिनको 12th के बाद जॉब चाहिए आज भी। तो वही मेरा एक मकसद था कि जिस तरह से मुझे 12th के बाद जॉब चाहिए थी, मैंने सोचा मैं ऐसे यंगस्टर्स को, ऐसे यूथ को मोटिवेट करूंगा जिनको 12th के बाद जॉब चाहिए। तो उसमें मैं आज सफल हुआ हूँ। तो मैं ये समझता हूँ कि कोई भी ब्रांड बिना सिद्धांतों के क्रिएट हो ही नहीं सकता। अगर कुछ बेसिक सिद्धांत या प्रिंसिपल नहीं है तो वो इतना लंबा नहीं चल सकता। हमारे भी हैं और होने भी चाहिए। हमारे जो सिद्धांत है, स्टूडेंट्स, जैसे कि डिफेंस में आपको मालूम है कि कुछ मेडिकल पैरामीटर्स होते हैं, ऐसा कोई भी डिफेंस में जा नहीं सकता। तो उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, जिसमें उसकी शिक्षक जो भी उसकी पढ़ाई है, साथ साथ जो मेडिकली वो फिट है कि नहीं है, आई साइट, उसकी हाइट, वेट, वो प्रॉपर है कि नहीं, तो हम अपने एडमिशन से पहले ये सब चेक करते हैं। ऐसा नहीं कि कोई आया और किसी को भी हमने ले लिया। इनफैक्ट हम कईयों को हमें मना करना पड़ता है कि आप मेडिकली फिट नहीं हैं, आप अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें, आप कुछ और देखें, ठीक। और दूसरा, सच्चाई, ईमानदारी। हमारी जितनी भी कोचिंग चलती है, जितनी भी एजुकेशन चलती है, हमारी कोशिश ये रहती है कि जो हमारा R&D डिपार्टमेंट है, कि क्योंकि पैटर्न चेंज होते रहते हैं, एग्जामिनेशन पैटर्न हमेशा ऐसा नहीं कि एक जैसे रहते हैं, वो चेंज होते रहते हैं। तो वो पैटर्न के अकॉर्डिंगली जो चेंज पैटर्न हो रहे हैं उसमें हमारा R&D डिपार्टमेंट वर्क करता है। और बच्चों को जो लेटेस्ट जिस तरह से क्वेश्चन पेपर हैं आने वाले टाइम पे, इंटरव्यू में पूछे जाने वाले हैं या फिजिकल ट्रेनिंग है, उनमें हम कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करते, उनको ऑथेंटिक सही जानकारी उन तक पहुँचती है। इसी कारण शायद ये जो इतनी बड़ी संख्या में आज स्टूडेंट डिफेंस अकेडमी के, इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी में, वो हमारे सिद्धांतों की वजह से ही है। बहुत सारे ऐसे मिलते जुलते नाम वाले इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं कि मैक्सिमम 99% उसमें या तो मेरे स्टूडेंट हैं या मेरे कोई एक्स फैकल्टी है या स्टाफ है जो ये इंस्टीट्यूट चला रहा है, जो मिलते जुलते नामों से संचालित हो रहे हैं। लेकिन ओरिजिनल होता है, सचिन तेंदुलकर एक ही है। मैं सिर्फ यही कहना चाहता हूँ कि ठीक है, सबको अपना अपना काम करने का, आगे बढ़ने का अधिकार है, सब कर सकते हैं, सबको पास नॉलेज लेकर उसको आगे चलने के लिए पूरा राइट है, बट अपनी ओरिजिनलिटी रखनी चाहिए। डुप्लीकेसी या शॉर्टकट आपको बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं लेके जा सकता। अब हो सकता है कि शॉर्ट टाइम में, थोड़े टाइम के लिए आपको सक्सेस मिल जाए, बट लॉन्ग टाइम के लिए आप कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो सकते जब तक आपकी खुद की आइडेंटिटी ना हो। तो मेरा सभी तमाम इन लोगों को यही संदेश है, ओरिजिनलिटी अपनी बना के रखें, खुद अपनी पहचान बनाएं, और कंपटीशन करना है तो मेरी लाइन को छोटी करके अपनी लाइन बड़ी करके ऐसा नहीं, आप रिजल्ट दीजिए अच्छे से, पॉजिटिव उसमें आप आगे बढ़िए तो आप सक्सेसफुल होंगे, नहीं तो ठीक है, कोई नहीं, चलता है सब। जितना जैसे कि बोलते हैं कि जितना सोना तपेगा उतना खरा होगा, है ना। तो जब तक तपेंगे नहीं तब तक खरे नहीं होंगे। तो मैं अपने आप को कभी कभी मैं ऐसे सोचता हूँ, बैठता हूँ, तो मुझे लगता है यार कि मेरे साथ ज़िंदगी में बहुत सारी बुरी चीज़ें हुई हैं, बहुत स्ट्रगल करना पड़ा है, और मैं अपने फ्रेंड्स को कहीं फ्रेंड्स को देखता हूँ कि उनकी ज़िंदगी में उतनी प्रॉब्लम नहीं थी और वो बड़े स्मूथली उनका बचपन बीता, सब कुछ खेलने मिलने को मिला, पढ़ने को अच्छी वो मिला। बट आज मैं जब मैं देखता हूँ कि वो कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, तो मुझे इस चीज़ का सेटिस्फेक्शन लगता है कि अगर मैंने उस टाइम पे ये सब शायद मुसीबतें ना झेली होती तो मैं आज इतना निखर के सामने नहीं आता, इतना आज मैं पूरे हिंदुस्तान में मेरी एकेडमी में मेरे को सब बच्चे जानते हैं। तो शायद कल अगर मैंने स्ट्रगल झेला है, मुसीबतें झेली हैं, तो निखर कर मैं आज आप लोगों के सामने हूँ, और शायद चमक रहा हूँ इसीलिए कि मैं बहुत आग में तपा हूँ। आजकल के स्टूडेंट आधी नॉलेज से पहले ही भरे हुए हैं। वो पूरा रिसर्च करके आते हैं। जैसे कि मैंने आपको शुरू में बताया था कि हमारे टाइम पे कुछ भी मालूम नहीं था, ना नेट था, ना मोबाइल थे, कुछ भी नहीं था, अवेयरनेस नहीं थी। बट आज के स्टूडेंट स्मार्ट हैं,
क्योंकि उनके पास बहुत सारे ऐसे इक्विपमेंट है कि वो आधे से ज़्यादा चीज़ मालूम करके ही आते हैं, वेदर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया हो, जॉब के बारे में हो, किस तरह से एग्ज़ाम देने सब। फिर भी जब हमारा एक पूरा काउंसलिंग सेक्शन है, सपोज़ कोई बच्चा बाहर से आया और हमारे रिसेप्शन पे आके मिलता है, फिर कौन सा उसको कोर्स करना है। फॉर एग्जांपल अगर किसी को एनडी का कोर्स के लिए बच्चा एडमिशन के लिए आता है, तो हम उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया देखते हैं, मेडिकल पैरामीटर्स देखते हैं, और साथ साथ ये देखते हैं कि डिफेंस में जाने का वो जुनून उसके अंदर है कि नहीं है। सोचना एक अलग बात है, करना एक अलग बात है। कई बच्चों को हमने ऐसा भी देखा है कि बाद में ये रियलाइज़ होता है, जब आ तो जाते हैं कोई मूवी देख के या कोई किताब पढ़ के या कोई क्लिप देख के, आप सोशल मीडिया में बहुत सारे ऐसे क्लिप घूमते रहते हैं कि उस पर्टिकुलर टाइम पे बड़ा जोश आता है कि हम भी फौज में जाएंगे। बट जैसे आए, ट्रेनिंग स्टार्ट हुई, जब फिजिकल ट्रेनिंग करना स्टार्ट करते हैं, सुबह जल्दी उठना स्टार्ट करते हैं, घर में तो आराम से उठते हैं, बट यहाँ पे 5 साढ़े 5 बजे उठना पड़ेगा, पीटी परेड करनी पड़ेगी, तब उनको धीरे धीरे रियलाइज होता है कुछ को कि नहीं है, तो गलत राह पकड़ ली हमने तो और वो ज़रूरी भी है, हम पूरा रूबरू कराते हैं कि भाई आपको आगे जाके ये करना पड़ेगा। एग्ज़ाम देना अलग बात है, एंट्रेंस टेस्ट देना अलग बात है, बट करना क्या पड़ेगा आपका अगर आपका सिलेक्शन हो गया तो। फौज में जाके आपको क्या क्या चीज़ें, क्या क्या ड्यूटी परफॉर्म करनी पड़ेगी, तो उनको अवेयर कराते हैं। और सच में कभी कभी बहुत मज़ा आता है, कुछ बच्चों के जो क्वेश्चंस रहते हैं, कुछ पेरेंट्स के क्वेश्चंस रहते हैं कि सर आपने कभी किसी आतंकवादी से आपके मुलाकात हुई कि नहीं हुई, मुठभेड़ हुई कि नहीं हुई, क्या रहा, क्योंकि देखते हैं बच्चे अपने अपने एज के हिसाब से, उनके अंदर क्यूरियोसिटी रहती है। मैं उनको मेरी स्टोरी जो एक्चुअल में है, जो इसका मेडल मेरे इधर लगा हुआ भी है, ऑपरेशन विजय, वो बताता हूँ। देखिए मैं इंडियन नेवी में था, तो इंडियन नेवी में जब कारगिल युद्ध हुआ था, तो फॉर्चुनेटली कहें या अनफॉर्चुनेटली कहें, एज ए फौजी मैं इसको अनफॉर्चुनेटली मानता हूँ कि इंडियन नेवी को पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिला। कारगिल में ये युद्ध लड़ा गया, हमारा आर्मी में, खासतौर से आर्मी और एयरफोर्स में उसमें पार्टिसिपेट किया। हमारी सबमरीन रेडी थी ऑफ कराची से लगभग हम 250 मील दूर थे, पानी के सतह के अंदर लगभग 300 मीटर नीचे हमारे टॉर्पीडो पूरे लेस होके हमारी सबमरीन रेडी थी। और मैं अपने घर में बोल के आया था, मेरा लड़का छोटा सा था, कि शायद आए या ना आए, लेकिन नहीं भी आए तो उदास नहीं होना है और मेरे लड़के को बताना है कि आपके फादर ने क्या किया है। तो मैं उन बच्चों को जब भी बताता हूँ कि हम रेडी थे, बस हम ऑर्डर का वेट कर रहे थे कि ऑर्डर मिल जाए, काश नेवी भी इन्वॉल्व हो जाए, काश, और हमारी सबमरीन को एक मौका मिल जाए। पूरा का पूरा कराची हार्बर हम डिस्ट्रॉय करने के कगार पे थे, बट वो फुल फ्लैश वार नहीं हुई। तो स्टूडेंट्स को थोड़ी आधी स्टोरी ही है क्योंकि वो वार नहीं हुआ, बट फिर भी ये ऑपरेशन विजय का मेडल मेरे आज यूनिफॉर्म में आप देख रहे हैं, तो बड़े एक्साइटेड होते हैं बच्चे, उनको बड़ा अच्छा लगता है। और वो ये कहते हैं कि सर जब हम फौज में जाएंगे तो काश एक वार हो जाए मैं ये कहता हूँ कि आपका सोचना तो ठीक है, बट वार एक बहुत कॉस्टली और एक भयावह वो है, तो प्रार्थना ये करूँ कि ना हो, लेकिन अगर हो फिर छोड़ना नहीं है, ये मैं बच्चों को कहता हूँ। हमारे यहाँ इस वक्त जो दून डिफेंस एकेडमी में कोर्सेज चल रहे हैं, उसमें एनडीए जो कि बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए, सीडीएससी, ओटीए, एफकैट, एसएसबी इंटरव्यू की प्रिपरेशन, अग्निवीर की एंट्रीज है उसकी सारी प्रिपरेशन है, मर्चेंट नेवी की प्रिपरेशन है, और साथ साथ हमारा फाउंडेशन कोर्स चल रहा है जिसमें हम क्लास 8 to 12 यानी कि 8वीं से 12वीं तक बच्चा हमारे साथ स्कूलिंग भी करेगा और साथ साथ वो प्रिपेयर होगा आगे जाके इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी के लिए। तो ये तमाम कोर्स हमारे यहाँ इस वक्त चल रहे हैं। ये जो बाकी भीड़ से अलग बनाता है, वो जो मेडल है वो सबके पास नहीं है। तो मुझे नहीं लगता कि 2-4 लोगों को छोड़ के बाकी डिफेंस से कोई हो, सारे सिविलियन ही है। मैं ये नहीं कहता सिविलियन नहीं कर सकते, आपका बट जो सवाल है कि क्या अलग है, तो अलग ये है जो मेरे शरीर पे जो मेडल है जो चमक रहे हैं, और इसकी जो चमक है वो इसके पीछे की जो सर्विस है, जो मैं इंडियन नेवी में जो अपने 15 साल दिए हैं उसकी चमक है, उसका ज्ञान है, जो मैं आज आपके सामने बात कर रहा हूँ, और वही मुझे बाकियों से अलग करता है। मुझे जब बताया गया कि यूपी के अनमोल रतन अवार्ड से मुझे नवाजा जाएगा, तो मैंने पहले ये सोचा, मैं तो उत्तराखंड में हूँ, मैं तो देहरादून में बैठा हूँ, मैंने बोला भी था कि ये तो यूपी का है। तो फिर मुझे बताया गया कि यूपी
देहरादून भी, उत्तराखंड भी पहले यूपी का ही पार्ट था, तो मैंने सोचा चलो हम छोटे भाई के रूप में हम इसको स्वीकार कर लेते हैं कि हम यूपी के छोटे भाई हैं, उत्तराखंड छोटा भाई हुआ यूपी का, और यूपी से हमारे यहाँ बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं, तो इस वजह से मैंने ये स्वीकार किया। अग्निवीर की जब गवर्नमेंट ने ये स्कीम इंट्रोड्यूस की तो बहुत सारी प्रतिक्रिया आई मिली जुली, बट मैं क्योंकि डिफेंस से रिटायर्ड हूँ, नेवी से रिटायर्ड हूँ, तो मुझे इन आउट सब मालूम है कि क्या उसका इम्पैक्ट रहेगा, क्या उसका असर रहेगा आने वाले टाइम पे। ये तो अभी जस्ट इनटेक शुरू हुआ है, इसका असर आगे जाके दिखेगा। चलिए, बट मैं उसमें नहीं पढ़ता क्योंकि उसमें प्लस भी है माइनस भी है। अब गवर्नमेंट ने एक स्कीम इंट्रोड्यूस की है, बहुत सोच विचार के की होगी, मैं क्रिटिसाइज नहीं कर सकता उनको, क्योंकि एक बहुत बड़ी थॉट प्रोसेस के बाद वो स्कीम इंट्रोड्यूस हुई है। तो हमारा फर्ज बनता है कि गवर्नमेंट अगर कोई चीज़ लेके आ रही है तो उसको फिर हम पॉजिटिव उससे देखें। बट अभी जो मैं इन्वेस्टर से रूबरू होता हूँ तो उनका थोड़ा सा नेगेटिव थॉट बन रही है कि 4 साल की जॉब है, आगे क्या होगा क्या नहीं होगा, हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, तो बहुत वो कंफ्यूज है अभी, क्योंकि मैं डील कर रहा हूँ उनसे, एग्जैक्टली ग्राउंड लेवल पे मैं उनसे डील कर रहा हूँ। और बहुत सारे बच्चों ने अप्लाई करना छोड़ दिया है कि जिस तरह से पहले वो अप्लाई करते थे। बट मेरी कोशिश रहती है और उनको मोटिवेट भी मैं यही करता हूँ कि एक चीज़ मैं उनको बोलता हूँ कि गवर्नमेंट ने 25% जो भर्ती हो रही है, उनको इनटेक जो हो रहा है उनको रिटेन करने का फैसला लिया हुआ है। हो सकता है ये 50% हो जाए। तो आप गिलास को खाली आधा भरा हुआ, आधा खाली मत देखें, आप गिलास को आधा भरा हुआ देखें। आप ऐसी कोशिश करें और तरीके हम बताएंगे कि रास्ते हम दिखाएंगे कि आप उन 25% में कैसे फॉल कर सकते हैं। गवर्नमेंट ने ये तो नहीं कहा कि 100% हम सबको हटा देंगे 4 साल के बाद। ये तो आपको मालूम है ना, गवर्नमेंट ने कहा कि 25% हम इंटेक को जो हमारा है उसको रिटेन करेंगे, हो सकता है 50% करते हैं। तो आप ये सोचें कि हमें उसमें परसेंटेज में कैसे आना है। आप अपनी परफॉर्मेंस अच्छी रखिए, मुझे मालूम है कि इसको आगे जाके आगे सर्विस आगे बढ़ाने का मौका मिलता है। आपका रिकॉर्ड अच्छा रखिए, आप ओबीडेंट रहिए, आपको जो भी ड्यूटी मिलती है उसको अच्छे से करिए। किसी तरह की ऐसी कोई एक्टिविटी ना करिए जो आपके रिमार्क को आपके रिमार्क नेगेटिव कर दे। ऑब्वियसली जब पहला बैच 4 साल के बाद वापस घर भेजेंगे और जब 25% को वो जो वापस बुलाएंगे तो वो सारा रिकॉर्ड देखा जाएगा कि कौन उस आगे सर्विस करने के लायक है कि नहीं है। अगर आपकी रिकॉर्ड अच्छा है, आपकी परफॉर्मेंस अच्छी है, तो आपको मौका मिलेगा। तो इसलिए आप गिलास को आधा भरा हुआ देखें, आधा खाली मत देखें। ट्राई करें, कोशिश करें। और आज भी बहुत सारे लोगों को ज़रूरत है जॉब की। एटलीस्ट स्टार्टिंग तो आपको मिल रही है, आपको एक तिनका तो दिख रहा है कि आगे आप कश्ती को आगे कैसे लेके जा सकते हैं। तो कोशिश कीजिए, इतना भी बुरा नहीं है। गवर्नमेंट का ये बहुत ही बढ़िया फैसला है कि उन्होंने पहले तो एनडीए में गर्ल्स को इंट्रोड्यूस किया। अभी तक बॉयज़ ही एलिजिबल होते थे, बट पिछले 3 बैच से गर्ल्स भी एनडीए के लिए एलिजिबल हैं। भले अभी थोड़ी सीट कम है, बट धीरे धीरे वो बढ़ जाएंगी। और साथ साथ अग्निवीर में भी गर्ल्स के लिए गवर्नमेंट ने दरवाजे ओपन किए हैं। आर्मी हो, नेवी हो, एयरफोर्स हो, अग्निवीर में की एंट्री में गर्ल्स भी एंट्री कर सकती हैं, फौज में जा सकती हैं। और मेरे इंस्टीट्यूट से बहुत सारी गर्ल्स आज एनडीए या अग्निवीर के थ्रू आर्मी, नेवी, एयरफोर्स ज्वाइन की हुई है, ट्रेनिंग कर रही हैं, अपनी मर्चेंट नेवी में हैं। तो गर्ल्स किसी भी लिहाज से किसी भी तरीके से पीछे नहीं है। और गर्ल्स जब मुझसे बात करती हैं तो कहती है, सर अब देखना, अब हमें मौका मिला है तो हम लड़कों से आगे निकलेंगे, लड़कों से अच्छा करेंगे। मैंने कहा बिल्कुल करोगे, इसमें कोई डाउट नहीं है, क्योंकि आने वाला जो भविष्य है वो साथ चलने का है, आगे पीछे नहीं हो सकता, साथ चलने का है। तो मुझे अच्छा लगा ये डिसीजन गवर्नमेंट का, और गर्ल्स बहुत खुश है इसके लिए। जब स्टूडेंट यहाँ पे एनरोलमेंट हो जाता है उसका और उसकी ट्रेनिंग शुरू हो जाती है, तो मॉर्निंग डिफरेंट बैचेस चलते हैं, मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक। साधारणतया मॉर्निंग उसकी फिजिकल ट्रेनिंग से स्टार्ट होगा, जैसे अराउंड 6 AM एज पर दी क्लाइमेट उसकी फिजिकल ट्रेनिंग होगी। उसके बाद ब्रेकफास्ट, उसके बाद वो क्लासेस के लिए यहाँ पर आएगा, उसकी क्लासेस चलेंगी जो उसकी फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, GS, इंग्लिश, स्पोकन इंग्लिश, वो क्लासेस चलेंगी। इवनिंग में उनका स्पोर्ट्स रहेगा और साथ साथ उनका अदर एक्टिविटीज़ जिसमें SSB इंटरव्यू के लिए जो उनको प्रिपरेशन होना है, स्पेशली स्पोकन इंग्लिश की क्लासेस हैं, करंट अफेयर हैं, ये सब इवनिंग में चलेगा। और नाइट में उनका सोने से पहले मस्टर होगा
और लगभग 10 बजे पाइप डाउन, हमारे नेवी की लैंग्वेज में बोलते हैं पाइप डाउन, मतलब लाइट्स ऑफ हो जाएंगी, 10 साढ़े 10 तक बच्चे सो जाएंगे। ये उनकी दिनचर्या रहती है। सैटरडे हम हाफ डे रखते हैं, संडे थोड़ा उनको रिलैक्सेशन के लिए फ्री रखते हैं, कोई मूवी या कोई पिकनिक या कोई ट्रैक, इस तरह की एक्टिविटीज़ रखती हैं, सो दैट बच्चे, देखिए बच्चे तभी अच्छा परफॉर्म करेंगे जब उनको ट्रेनिंग ना बर्डन ना लगे। बच्चे तभी परफॉर्म नहीं करते अगर वो एक बर्डन हो जाता है। जैसे कभी कभी आपने घरों में देखा होगा कि माँ बाप बोलते रहते हैं ये कर ले, वो बर्डन सा आ जाता है, फिर बच्चे करना बंद कर देते हैं। तो हमारी ट्रेनिंग का पैटर्न ऐसा है कि वो इंजॉयमेंट के साथ साथ जो पर्पज है, उनको जो ज्ञान है वो भी बराबर मिलता रहे, लेकिन साथ साथ उनका एक मूड भी बना रहे आगे तक चलने के लिए। तो इस तरह का हमारा पैटर्न चल रहा है। अभी मैंने आपको बताया कि 15 अगस्त 2023 को हमारे को 18 साल हो जाएंगे। धून डिफेंस एकेडमी युवा अवस्था से, मतलब बचपन से लेके अब युवा अवस्था में प्रवेश कर जाएगा, यानी कि वोट देने के काबिल हो जाएगा, 18 साल क्रॉस कर जाएगा। तो इतने सालों में, जैसे कि मैंने आपको बताया, 12,500 से आज ज़्यादा स्टूडेंट हमारे आज इंडियन आर्म फोर्सेज और मर्चेंट नेवी में जॉब कर रहे हैं। परसेंटेज के हिसाब से आप देखा जाए तो मैं ऐसा ज़्यादा कैलकुलेट नहीं करता, वो ग्राफ में ऐसा बना के देखता नहीं हूँ। बट एक चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि मेरे कई स्टूडेंट रिटायर भी हो गए। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं इस चीज़ से कि सक्सेस या आप सफलता जिसको बोलते हैं वो कहाँ तक पहुँच सकती है। और अभी इस 15 अगस्त को मेरी एकेडमी का स्टूडेंट जो रिटायर इंडियन नेवी से विद पेंशन रिटायर होके आया है, वो यहाँ पे ध्वजारोहण करेगा हमारे साथ में मेडल लगा के, इस एकेडमी का स्टूडेंट रिटायरमेंट के बाद। तो आप सोच सकते हैं कि स्टूडेंट हमारे रिटायर भी होने लगे हैं, तो आप जॉब की बात तो अलग ही है। एक सैनिक का कर्तव्य, एक सैनिक का फर्ज सिर्फ सरहद पे नहीं है, सिर्फ बॉर्डर पे नहीं है, पीस काल में भी है, शांति काल में भी है। हमारी एकेडमी अभी 19वां वर्षगांठ मना रहे हैं, समारोह मना रहे हैं, तो हर साल हमारे ब्लड डोनेशन कैंप लगता है। मैं अपने स्टूडेंट को कहता हूँ कि हम फौज में जाने का अगर सोच भी रहे हैं, ज्वाइन करना तो बात की बात है, अगर हम सोच भी रहे हैं तो वो गुण एक फौजी क्या कर सकता है अभी से हमारे अंदर होने चाहिए। तो हर साल हम सैकड़ों की संख्या में ब्लड डोनेट करते हैं। अभी 15 अगस्त को हमारा 19वां ब्लड डोनेशन कैंप है यहाँ पे। इसके साथ साथ सोसाइटी के जो वीकर सेक्शन है, जो तब सपोज किसी के पेरेंट्स नहीं है, किसी के माता नहीं है या पिता नहीं है, उनकी जो भी इकोनॉमिकली हेल्प है, फीस में कंसेशन है, या अभी हमारे यहाँ एक लड़का है भविष्य, वो हमारे यहाँ फाउंडेशन कोर्स में क्लास 12 कर रहा है। रिसेंटली एक एक्सीडेंट में उसके मदर फादर ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए, ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ, ऑन द स्पॉट एक्सपायर हो गए। अब क्लास 11 में था, उसने तब तो फीस दी हुई थी, क्लास 11 उसने कर ली। अब 12th में जब वो आया हमारे साथ, तो उसकी सिस्टर रोते हुए आई कि सर अब कैसे आगे होगा, कैसे करेंगे, अब हम नहीं कर पाएंगे, हम इसको ड्रॉप कराना चाह रहे हैं। तो मैंने ये कहा, मैंने पूरे स्टूडेंट को इकट्ठा किया, भविष्य को बुलाया, मैंने कहा पैसे की वजह से आपकी पढ़ाई ना छूटे, ऐसा नहीं होना चाहिए। आपकी 3.5 लाख रुपए जो फीस है हमारी अकोमोडेशन के साथ, वो 100% हमने उसको छोड़ दी। वो हमारे यहाँ से क्लास 12 की पढ़ाई कर रहा है और उसकी एक भी रुपये नहीं लगा इस साल। तो हम जो कर सकते थे वो कर रहे हैं। साथ साथ हम समय समय पे बहुत सारे जो हमारे सैनिक हैं, उनके फैमिलीज़ हैं जो शहीद हुए हैं डिफरेंट लड़ाई में, डिफरेंट ऑपरेशन में, उनको बुला के सम्मानित करते हैं, उनको इकोनॉमिकली जो भी हेल्प करते हैं वो करते हैं, उनके बच्चों की पढ़ाई है, बहुत सारी ऐसी एक्टिविटीज़ है। क्योंकि मैं वही है कि आप डिफरेंट क्या है हम में और दूसरों में, ये सिर्फ बिजनेस नहीं है हमारा, ये पैशन है, ये एक मुहिम है जिसमें जितना हो सकता है, जब तक शरीर में जान है, मैं हर तरीके से समाज की सेवा कर सकूं, पढ़ाई के रूप में भी, जो यंगस्टर की जॉब लगे उस रूप में भी, साथ साथ जो अदर एक्टिविटीज़ है उसमें भी कोशिश करता हूं कि मैं अपना सहयोग दे सकूं।